तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं नेचर में। अभी इसको प्रूव करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो आपके 9th क्लास से बिलोंग करता है, जिसको हम क्वालिटेटिव मेथड भी बोल सकते हैं। मतलब जिससे हम ये सिर्फ प्रूव करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरा एक क्वांटिटेटिव मेथड है, जिसमें मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला सा भी बना दूंगा, और वो जुड़ा है आपके इस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, प्रूव दैट gravitational forces are conservative in nature, तो इसके दो तरह के प्रूफ पॉसिबल है। पहला प्रूफ जो मैं यूज करूंगा यहां पे, that is going to be qualitative approach। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा जो मैं यूज करूंगा, that is going to be quantitative approach। तो क्वालिटेटिव अप्रोच से शुरू करते हैं। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये रेफरेंस लेवल है, ग्राउंड लेवल है। यहां पे मेरे पास एक बॉडी पड़ी है। इस बॉडी को मैं ए पॉइंट से उठा के, इसका मास m है, ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक लेके आना चाहता हूं। जो ए और बी के बीच में गैप है, मतलब जो हाइट है, दैट इज h। नाउ यू वेरी वेल नो ये पाथ 1 है मेरा। वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 1 क्या होने वाली है? दिस वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट h। ठीक है, इतना ही होगा। इसको ए से बी तक लेके जाने में पाथ 1 के जरिए कितना वर्क डन लगेगा? mgh लगेगा। ठीक है, उसके बाद सपोज करो कि मैं इसी बॉडी को, सेम बॉडी है, उतने ही मास की, जब वही बॉडी है, ठीक है, तो इसको भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही, सेम हाइट तक, ए और बी यहां पे भी उतनी हाइट पे हैं, लेके आना चाहता हूं। लेकिन अभी मैंने पता है क्या किया? अभी मैंने रास्ता थोड़ा अलग सा चूज किया। पहले मैं इसको ए से बी पॉइंट तक ए से बी तो वहां तक ले लिया, ए से सी तक लेके आया, सी से फिर मैं इसको डी तक लेके गया, डी से फिर इसको मैं ई तक लेके आया, ई से फिर इसको चलो एक काम कर सकते हैं, ई से डायरेक्टली इसको कहां ले गया? बी तक ले गया। इस रास्ते के जरिए लेके जाओ तो क्या होने वाला है? सो वर्क डन इन मूविंग, ये पाथ नंबर 2 है मेरा, बॉडी फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 2। अगर ये मैं करना चाहूं तो जो मेरा टोटल वर्क डन आएगा वो वर्क डन फॉर AC, राइट, वर्क डन फॉर CD, वर्क डन फॉर DE, ये वाला E पॉइंट है, और लास्ट पे E से B, यानी कि वर्क डन फ्रॉम E टू B। यही हो जाएगा ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को काम करती है? डाउनवर्ड काम करती है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करती है? डाउनवर्ड। अगर आप उसको ए से सी लेके जा रहे हो तो आप उसको अपवर्ड लेके जा रहे हो।
तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो भी ऊपर को है, जो आप एग्जैक्टली किसके बराबर लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के, और आप यहां पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, AC. सो आई शुड राइट mg into AC. AC is the distance that I am covering. आगे ध्यान से देखो, अब कहां से कहां जाना है, C से D हॉरिजॉन्टल. आपकी अप्लाइड फोर्स किधर लग रही है, वर्टिकल, या ग्रेविटेशनल किधर लग रही है, वर्टिकल. अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर. ठीक है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो या तो अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, हॉरिजॉन्टल. एंगल कितने का होगा, 90 का. तो फॉर पोर्शन CD वर्क डन इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि वर्क 3 टाइप का पड़ा था, वहां पे 0 वर्क की कंडीशन क्या थी, या तो फोर्स 0 या डिस्प्लेसमेंट 0, या फिर वहां पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 हो जाए. तो CD के लिए एंगल 90 है, तो वर्क डन क्या है, 0. DE अगेन mg, और साथ में क्या आ गया, D से E तक की हाइट. आगे फिर किधर से किधर जाना है, E to B. जब आप E to B जाओगे, आप अगेन हॉरिजॉन्टली मूव करोगे. फोर्स अप्लाइड ऊपर को है, ग्रेविटेशनल नीचे को है, तो किसी के लिए भी वर्क देखोगे तो वहां पे एंगल क्या बनेगा, 0. तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज सॉरी एंगल हो जाएगा 90, तो cos 90 क्या होता है, 0. तो फॉर CD एंड फॉर BE ग्रेविटेशनल फोर्स या आपकी अप्लाइड फोर्स कोई काम नहीं कर रही है. इसी तरह का एक न्यूमेरिकल करवाया था आपको कि वो कोई सिर पे भार रख के पहले हॉरिजॉन्टली जाता है, फिर वर्टिकली जाता है. तो जब वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बोझ उसने ऊपर को उठाया हुआ है, तो वर्क डन क्या है, 0. 9th क्लास में भी तो पढ़ते थे, द वर्क डन बाय अ पुली इन कैरिंग ए लोड ओवर हिज हेड एंड वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 0. क्यों, हॉरिजॉन्टल जाता था, फोर्स ऊपर को लगाता था. वर्क डन बाय ग्रेविटी भी वहां पे क्या होता था, 0, क्योंकि वो डाउनवर्ड लगती थी, वो हॉरिजॉन्टल जाता था, राइट. तो अल्टीमेटली यहाँ पे दो टर्म्स बचेगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली. mg दोनों से कॉमन होगा, साथ में क्या आएगा, AC प्लस DE. अब आप मुझे बताओ कि AC और DE ये मिला के किसके बराबर बन जाएंगे, दोनों AB के. तो AB की हाइट कितनी है, h, तो आपका वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा, mgh. व्हाट डू यू सी, चाहे आप पाथ 1 के जरिए जाओ तो भी आपका काम mgh है, चाहे आप पाथ 2 के जरिए हो तो भी आपका काम क्या है, mgh है. इसका मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यही तो हमारी डेफिनेशन थी उसकी कंजर्वेटिव फोर्सेस की. इसका मतलब वर्क, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है नेचर में, राइट. यहाँ पे हमने सिर्फ इसको प्रूव किया है क्वालिटेटिवली, क्वालिटी यूज करके. क्या क्वालिटी यूज करके, कि वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है. अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच लगाएं, हमें पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, क्या होती हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बराबर होती हैं. ये हमने अभी बताया था, प्रूव किया था. हमें पता है कि इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, हम चीजों को h हाइट पे उठाते हैं तो x की जगह h पुट कर दो, दोनों डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh. अब मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लिटिल हाइट्स, नॉट मोर हाइट्स, लिटिल हाइट्स, g भी क्या रहता है, कांस्टेंट. तो माइनस mg आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू h क्या होता है, 1. ये हमें पता है. तो यहां पे f किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ mg के. या मैं ऐसे भी यहां पे बोल सकता हूं कि जो du बाय dx मैंने यहां पे किया, जो मैं अगर शुरू में सिर्फ du बाय dx लेके चलता, du बाय dx लेके चलता, तो ये चीज बचती अल्टीमेटली मेरे पास. du बाय dx किसके इक्वल बचता, माइनस mg के. व्हाट इज माइनस mg, mg इज द वेट. इतनी ही मैंने किसी बॉडी को उठाने के लिए उस पर क्या लगाई थी, फोर्स. तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स के. जब भी कोई फोर्स नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है. क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx, ये सिर्फ किन के लिए होल्ड करता है,
होल्ड्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। ये किसके लिए होल्ड करता है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। और हमने तो यहां पे प्रूव कर दिया कि जो du बाई डी एक्स अगर हम शुरू में लेके चल रहे थे वो माइनस ऑफ एफ के बराबर आ गया, यानी कि एफ किसके बराबर आ गया? माइनस du बाई डी एक्स से। तो यहां से भी पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से भी प्रूव होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब रही बात नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो उसकी डेफिनेशन वही सिंपल बनेगी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा किया गया काम पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। मतलब आप एक रास्ते पे चलोगे तो कुछ और वर्क डन होगा, दूसरे रास्ते पे चलोगे तो कुछ और वर्क डन होगा। इसके एग्जांपल्स याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक विस्कोसिटी फोर्स। विस्कोसिटी फोर्स कहां पे होती है? लिक्विड्स में। और दूसरा कौन सा है? सॉलिड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और विस्कोसिटी फोर्सेस किसकी एग्जांपल्स हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।